दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 9 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है टेक नेचर फॉर ग्रांटेड एट योर ओन पेरिल। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में आई बाढ़ की जांच की जा रही है, जिसमें 25 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 200 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। व्यूअर्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रविवार को उत्तराखंड के चमोली रीजन में एकाएक बाढ़ आई और वैज्ञानिक जो हैं वो इस बात पे अभी भी जांच कर रहे हैं कि इस बाढ़ के आने का कारण एकाएक था क्या, जिसमें 25 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है और 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हालिया घटनाक्रम को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बीते कुछ वर्षों में पृथ्वी के सामान्य तापमान में हो रही बढ़ोतरी ने इस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अब यहां पे व्यूअर्स, एक बात देखने योग्य जो है वो यह कि जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में जो हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो बढ़ता हुआ तापमान है उसको एक बहुत बड़ा कारक माना जा रहा है। इस घटना में लगातार बढ़ता तापमान हिमनदों के तेजी से पिघलने और प्रो ग्लेशियल झीलों के निर्माण का प्रमुख कारण है। इन्हीं कारण को के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में आई बाढ़ जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिलता है। अब यहां पर एक बहुत जरूरी जो टर्म है वो हमको देखने की योग है, वो है प्रोग्लेशियल लेक या फिर प्रोग्लेशियल झील। अब इसको अगर हम लोग कहें तो इसको हम लोग अग्रही मानदीय झील, अग्रही मानदीय झील ये भी कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? अब देखिए, किसी हिमनद के अग्रभाग में हिमोड़ कटकों, उच्च भूमि तथा हिमराशि के मध्य निर्मित जो झील होती है उसको हम लोग प्रोग्लेशियल लेक कहते हैं। इसकी उत्पत्ति हिमनद के पीछे हटते समय हिमद्रवण से प्राप्त जल के एकत्रित होने से होती है। अब यहां पर आप ये समझिए कि क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का, जैसी जैसी तेजी से तापमान बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, हिमनद हैं, वो पिघल रहे हैं। जब वो हिमनद पिघल रहे हैं और उनके पिघलने से जो पानी किसी जगह पर जब वो जमा हो जाता है तो उसके कारण हम लोग देखते हैं कि ये प्रोग्लेशियल जो झील है वो बनती है। वर्तमान स्थिति के परिदृश्य में अगर बात करें तो हालिया बाढ़ इस तथ्य का अनुस्मारक है कि दुनिया जिसमें भारत तेजी से विकास करना चाहता है कि जलवायु परिवर्तन के कुछ सीमाएं हैं। सबसे बड़ी चीज देखिए, हमेशा जब कभी भी विकास और पर्यावरण के बारे में बात होती है तो आज के समय में जो प्रायोरिटी मिलती है वो हमेशा विकास को मिलती है। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि विकास और पर्यावरण दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यदि सिर्फ विकास के ऊपर फोकस किया जाए तो एक समय पे आकर के पर्यावरण उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि आपका विकास भी किसी काम का नहीं आएगा। जिस तरीके की नेचुरल डिजास्टर्स, जिस तरीके की ये आपदाएं आती हैं, चाहे कितना भी विकास हो, पर्यावरण के सामने, नेचर के सामने सारा विकास जो है वो ढह जाता है। भारत आज जिस फेज में है उस फेज में भारत को अपनी जो चॉइसेस हैं, अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं, उनको सेट करना पड़ेगा। यदि विकास करना बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जरूरी है, लोगों के लिए
लोगों तक विकास पहुंचाना बहुत जरूर है, लेकिन एक बात पे हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा कि ये विकास तभी आगे चल कर के काम आएगा अगर पर्यावरण बना रहेगा। कई जानकारों द्वारा बाढ़ की घटना और मौजूदा बिजली या सड़क परियोजनाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध की बात की जा रही है, किंतु इस तथ्य को अभी भी पूरी तरह से स्थापित किया जाना शेष है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दशकों की मानवीय गतिविधियों ने हिमालय के नाजुक परिस्थिति तंत्र को अस्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब यदि कई जानकारों की बात करें तो कई लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरह विकास कार्य चल रहे हैं, बिजली सड़क परियोजनाएं चल रही हैं हिमालयन रीजन में, वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से यह बाढ़ आई है। अभी तक इस पे कुछ पुख्ता या कुछ ठोस साबित नहीं कर पाए हैं। हालांकि एक चीज जिसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए वो ये कि ये जो हिमालयास का जो बहुत ही नाजुक जो परिस्थिति है, ये आज पिछले 2 4 5 साल में नहीं बनी है। ये वर्षों से 50 60 साल से जिस तरीके से डेवलपमेंट होता जा रहा है, तब से ये जो नाजुक परिस्थिति है हिमालयास जो आज जहां पहुंचा है, वो इन पिछले 50 60 70 100 वर्षों में जो भी मानवीय गतिविधियां हुई हैं उसकी वजह से आज यहां पर हम लोग ये फेस देख रहे हैं। हालांकि एक बात और है, कई लोग जो इस बात पे लगातार दावा कर रहे हैं कि पहाड़ों को अकेला छोड़ दीजिए। यदि पहाड़ों को अकेला छोड़ दिया जाएगा तो वहां रहने वाले लोगों का क्या होगा? क्या वहां पे रहने वाले लोगों को बिजली की सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या उनके पास पर्याप्त सड़क व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए? क्या उनके पास अस्पताल जाने की सुविधा नहीं होनी चाहिए? क्या उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? क्या उन्हें स्वच्छ पानी पीने की आज़ादी नहीं होनी चाहिए? ये सब तभी मिल पाएगा वहां पे लोगों को जब ये विकास परियोजनाएं कार्य करेंगी। हालांकि एक चीज, एक तंत्र पे जहां पे सरकार को ध्यान देना है वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब तक सरकार एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस नहीं तैयार करती, एक ऐसा खाका नहीं तैयार करती विकास का जहां पर पर्यावरण को बराबर प्रायोरिटी दी गई है, तब तक इस तरीके की घटनाएं आम हो जाएंगी आने वाले समय में। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत को और अधिक उपचारात्मक और शमन प्रयासों की आवश्यकता है। देश की जनसंख्या घनत्व और मानव आवासों के घनत्व, विकास के कारण हो रहे नुकसान और सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु आर्थिक विकास की आवश्यकता को देखते हुए यह आवश्यक है कि भारत विकास का एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाए जिसमें प्रकृति के आर्थिक मूल्य को भी ध्यान में रखा जाए। मैंने आपसे यही बात कही, सरकार का कार्य है सब तक विकास पहुंचाना, सब तक सुख सुविधाएं, भौतिक जो बेसिक सिक्योरिटी, बेसिक एमिनिटीज हैं चीज़ों की, आजकल जीवन को पूरा करने में। अब सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान से काम नहीं चलता, कई और भी पहलू हैं जो इसमें जुड़ गए हैं। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही बात अगर हम लोग करें और खास तौर से हिमालयन रीजन्स को लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो वर्ष 2017 में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया नीति आयोग द्वारा जिसमें 5 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। इन 5 वर्किंग ग्रुप्स में के साथ कई सारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी जुड़े हुए थे जिन्होंने वॉलंटियर किया मदद करने के लिए। यहां पर ये जो ग्रुप बनाए गए, इन ग्रुप्स के लिए ये कहा गया कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए पहाड़ों पर, कहां के? इंडियन हिमालयन रीजन के। अब अगर हम लोग बात करें हिमालयास की बात करें तो लगभग 12 इंडियन स्टेट्स हैं ऐसे जिनमें आपके हिमालयास फैले हुए हैं। तो उसी को ही देख करके ये जो 5 वर्किंग ग्रुप्स बनाए, थोड़ी सी इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला नंबर 1 जो बनाया गया वो बनाया गया इन्वेंटरी एंड रिवाइवल ऑफ स्प्रिंग्स। जो छोटी छोटी जो जलाशय हैं उनको किस तरीके से, कौन कितने हैं वो, प्लस जो एक तरीके से खत्म हो गए उनको दोबारा से किस तरीके से रिवाइव किया जाए जिससे कि पानी की जो समस्या है, पीने के पानी की, उसको सुलझाया जा सके। तो पहला हो गया वाटर सिक्योरिटी को लेकर के। दूसरा, सस्टेनेबल टूरिज्म इन इंडियन हिमालयन रीजन। देखिए, टूरिज्म एक बहुत बड़ा जरिया है यहां पे लोगों की कमाई का। आप टूरिज्म बंद नहीं कर सकते, लेकिन वो टूरिज्म भी सस्टेनेबल टाइप का होना चाहिए। तीसरा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है
को किस तरीके से परफॉर्म किया जाए। चौथा, स्ट्रेंथनिंग स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप लैंडस्केप इन हिमालयाज, किस तरीके से यहाँ के लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जाए, स्किल एनहांसमेंट किया जाए हिमालयन रीजन्स के लोगों में, उसकी बात की गई। और लास्ट में डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, एजेंसियों के पास लगातार हर समय वह डेटा उपलब्ध होना चाहिए जिससे कि इमीडिएटली जो भी रिक्वायर्ड डिसीजंस हैं या किस किस तरीके के फैसले लिए जाने चाहिए उसके ऊपर काम किया जा सके। 3 जुलाई 2017 को पहले वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई और 10 अगस्त 2018 को आखिरी मीटिंग में सारी की सारी रिपोर्ट्स जो है वो सौंप दी गई। 23 अगस्त 2018 को इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया और नाम दिया गया इस रिपोर्ट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द माउंटेन ऑफ इंडियन हिमालयन रीजन। इसको रिलीज करने में 3 लोग थे, डॉक्टर राजीव कुमार वाइस चेयरमैन जो थे नीति आयोग के, डॉक्टर वी.के. सारस्वत जो कि एक मेंबर थे नीति आयोग के, और श्री अमिताभ कांत जो कि सीईओ थे नीति आयोग के। तो यहां पर भारत भी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तर्ज पर अपने हिमालयाज का ध्यान रखने की और पर्यावरण को बचाने की पूरी प्रयास में लगा हुआ है। आगे की राह, इसका अभिप्राय प्रकृति को एक अत्यंत बहुमूल्य संपत्ति के रूप में देखे जाने से है। देखिए, मैंने ये कहा कि जब तक पर्यावरण को भी आर्थिक वैल्यू नहीं दी जाएगी तब तक ये बदलाव नहीं आ सकता। पर्यावरण एक बहुत बहुमूल्य संपत्ति है। जिस प्रकार उत्पादित पूंजी जैसे सड़क, बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचे आदि को महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार का महत्व प्रकृति को भी दिया जाना चाहिए। जितनी इंपॉर्टेंस इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की है उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही इक्वल आपका नेचर भी है। इस दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप प्रकृति के विनाश को संपत्ति के नुकसान के रूप में देखा जाएगा। और देखिए, यदि प्रकृति को भी, नेचर को भी आप एक आर्थिक तौर पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं यदि प्रकृति का नुकसान होता है तब लोगों को महसूस होगा कि एक तरीके से संपत्ति का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार प्राकृतिक परिसंपत्ति के नुकसान को कम करने के तरीकों पर विचार करना मुख्य धारा की योजना प्रक्रिया का हिस्सा होगा। यह जरूरी है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दे। हालांकि आर्थिक वृद्धि की इस कहानी में सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संसाधन दक्षता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे दृष्टिकोणों को महत्व देना भी अनिवार्य है। यह इस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण है कि अब दुनिया भर के संभावित निवेशक पर्यावरण, सामाजिक और शासन दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। अब वही बात जो मैं आपसे शुरुआत से कह रहा हूं कि विकास बहुत जरूरी है, लेकिन विकास कैसा हो? विकास सतत विकास हो। जो हमारे यहाँ पे संसाधन हैं उनकी कंप्लीट एफिशिएंसी, पूरी दक्षता से उनका इस्तेमाल हो, और जो वेस्ट है वो या तो ना के बराबर हो या तो बिल्कुल ना हो। जब तक वेस्ट मैनेजमेंट सही से नहीं होगा, रिसोर्सेस का इस्तेमाल सही से नहीं किया जाएगा एफिशिएंट मैनर में, तब तक हम उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं। आज के लहजे में अगर हम लोग देखें तो भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सिर्फ इसलिए फोकस नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बाहरी निवेशक हैं वो आज की डेट में पर्यावरण, सामाजिक या शासन दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। नहीं, ये हमारे आपके लिए है। आने वाली जो हमारी जनरेशंस है उनको हम विरासत में देकर के जाएंगे ये नेचर, ये पर्यावरण। तो यदि अगर हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं अभी, तो ये हम सिर्फ अपने लिए नहीं ले रहे हैं, ये हम अपने आने वाली जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों के लिए ले रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि इन अप्रोचेस को, सतत विकास को, संसाधन दक्षता को, जीरो वेस्ट को, इस चीजों के ऊपर, इन तथ्यों के ऊपर हम लोग काम करें, फोकस करें। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित एक प्रश्न जो बन सकता है वो यह बन सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से जो हिमालयन इकोलॉजी है उसके ऊपर असर डाल रही है। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।